सबको नमस्कार, सबको जय हिंद। मेरा नाम सत्यम दुबे है और मैं राव एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पेपर नंबर 5 एवं पेपर नंबर 6 की वृहद कार्य योजना को थोड़ा सा समझने वाला हूं। इसको समझने से पहले, इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आमतौर पर ऐसे छात्र होते हैं क्योंकि एमपीपीएससी की तैयारी करते समय उनका सरोकार या रूबरू पेपर नंबर 5, 6 इवन की पेपर नंबर 4 से भी कम ही रहता है और वो पेपर नंबर 5 और 6 को थोड़ा सा उतनी गंभीरता से या लाइटली में ले लेते हैं। तो पेपर नंबर 5 और 6 ही डिसाइड करता है कि आप एसडीएम बनने वाले हैं या नायब तहसीलदार बनने वाले हैं और या फिर बाहर ही हो जाने वाले हैं। मतलब पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 डिसाइडिंग पेपर होता है। मैं फिर से कह देना चाह रहा हूं कि 1, 2, 3 और 4 जो है वो आपके लिए जरूरी तो है ही, लेकिन पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 5 को बहुत गंभीरता से थोड़ा सा देखना होगा और कैसे कम समय में या लिमिटेड समय में हम उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहले हम सिलेबस की एक ओवरव्यू, एक रूपरेखा बना लेते हैं क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, जैसे 200 नंबर का पेपर नंबर 5 होने वाला है, उस पेपर नंबर 5 में और 6 में यहां से जितने ज्यादा अंक आप कमा सकते हैं, क्योंकि अंक यहां पे कमाना बहुत आसान इसलिए है कि यहां से 75 नंबर का वेटेज सीधे सीधे 25 क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय से मिल जाता है, जो टोटल बेस्ड होता है आपके परिभाषाओं से। जैसे समझते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अब जो नाम हो गया है वो हो गया है हिंदी व्याकरण का, जो पेपर नंबर 5 हमारा पेपर नंबर 5 है। अब हिंदी व्याकरण में एक सिलेबस की रूपरेखा हम देखते हैं। तो पहले क्या होता था, 20 क्वेश्चन आते थे, अब प्रश्न पूछे जाएंगे 25। अब जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से, यानी कि 25 नंबर के हर क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर का रहेगा, यानी 75 नंबर में हिंदी व्याकरण का ये क्वेश्चन रहेगा। और व्याकरण में पूछा क्या जाना है, देखिए 3 चीजों पे फोकस रहना है। एकदम हमारा सिलेबस एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है और क्या चीज नहीं पढ़ना है। तो देखिए 25 गुणे 3, ये जो 75 नंबर है, यानी 200 में से 75 नंबर सिर्फ और सिर्फ परिभाषाओं पर बेस्ड है। जब हम क्लास लेंगे तो उसमें परिभाषा आदमी एक लिमिट तक ही याद कर सकता है, लेकिन परिभाषा बनाने की कला जो है हम वहां सीख लेंगे। तो देखिए व्याकरण में हमको पढ़ना क्या है, हिंदी साहित्य पढ़ना है, भाषा पढ़ना है, और जो जितने भी परिभाषाएं हैं, तत्सम तद्भव पर्यायवाची या पारिभाषिक शब्द जो भी है, मानक शब्दावलियां जो भी है, मुहावरा क्या चीज है, उसमें अंतर क्या चीज है, भाषा बोली में अंतर क्या है। जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं तो वहां पे पता चलता है कि भाई उपमा का परिभाषा पूछा है। ध्यान रखेंगे, यहां जो चीजें पूछी जाएंगी यहां परिभाषा पूछी जाएगी। जैसे पिछली बार पेपर में क्या पूछा है, विसर्ग संधि की परिभाषा लिखिए और उदाहरण दीजिए। तो अचानक से याद नहीं आ पाता है कि विसर्ग संधि का मतलब क्या होता है, सीधे वो 2 डॉट बस याद आ जाता है। तो यहां पे परिभाषा आएगी, जैसे उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए और उदाहरण बताइए, ठीक। लेकिन एक और खंड आएगा व्याकरण का, वहां पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, वो आगे हम चर्चा करने वाले हैं उसकी। तो एक रूपरेखा तो हमारी क्लियर हो गई कि ये 25 गुणे 3 यानी ये 75 नंबर की बात यहां बन जाती है। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है वो अलंकार का। देखिए अलंकार में कुल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। इस हिसाब से यह 10 नंबर का यहां अलंकार शब्द से आएगा। तीसरा जो सिलेबस होगा हमारा, उसको देखिएगा, संधि समास और विराम चिन्ह। संधि समास और विराम चिन्ह, संधि समास और विराम चिन्ह से मिलाकर कुल मिलाकर 10 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, यानी कुल प्रश्न आएंगे इससे 20 नंबर के प्रश्न आएंगे संधि समास और विराम चिन्ह से। चौथी बात जो है, मानक शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली से जो प्रश्न बनेंगे वो आपको 10 प्रश्न दिए रहेंगे। उस 10 में से कोई भी 5 आपको चुनना होगा, कोई भी 5 आपको करना होगा। तो हर क्वेश्चन जो है 5 नंबर का रहेगा, सॉरी हर इसमें खंड में 10 में से 5 करने होंगे और हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से ये भी हमारा 10 नंबर का ये बन जाएगा।
अगला खंड जो हमारा ट्रांसलेशन का होगा यानी अनुवाद का होगा, इसमें दो तरह के अनुवाद होंगे, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी। तो देखिए, जब इंग्लिश से हिंदी यानी अंग्रेजी से हिंदी के लिए अनुवाद किया जाएगा, तब यह 15 नंबर का होगा। मतलब अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद 15 नंबर का, हर प्रश्न 3-3 नंबर का, यानी कुल 5 प्रश्न होंगे हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए कुल 5 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 3-3 नंबर का होगा। और दूसरा खंड इसी में रहेगा हिंदी से अंग्रेजी में, तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हर प्रश्न 4-4 नंबर का होगा और कुल 5 प्रश्न होंगे, इस हिसाब से यह 20 नंबर का होगा। तो मतलब 20 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और 15 नंबर का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, अर्थात कुल मिलाकर 35 नंबर का प्रश्न यहां से बनेगा। अब दूसरी बात, अब दूसरा जो फोकस हम करते हैं इसमें देखिएगा, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब से मिलाके कुल मिलाके जितने भी ये हैं उससे करीब 5 प्रश्न रहेंगे पूरा, और 10 नंबर का वेटेज यहां पे हमको मिलेगा। अगला जो खंड होगा हमारा, इसमें गद्यांश का है, यानी कि जो हम पढ़ते हैं अपठित गद्यांश, ठीक, यानी अनसीन पैसेज, ये 20 नंबर का होगा। पैसेज हमारा रहेगा 20 नंबर का था। अपठित गद्यांश जो होता है, ये गद्यांश के नाम से जो जाना जाएगा, वो 20 नंबर का होगा। अब 20 नंबर में देखिएगा हर प्रश्न 4-4 नंबर का होगा। आमतौर पर इसमें पहला प्रश्न होता है शीर्षक बताने के लिए। तो देखिए 20 नंबर का यानी हर प्रश्न 4 नंबर का, कुल मिला के 5 प्रश्न होंगे, तो 20 नंबर यहां से मिलेगा। अब अगला जो प्रश्न होगा, एक होगा भाव पल्लवन का, भाव पल्लवन का एक प्रश्न होगा, ये 10 नंबर का होगा, और एक होगा संक्षेपण का, संक्षेपण का, ये भी 10 नंबर का होगा। ये हमारे सिलेबस की पूरी रूपरेखा है। मतलब ये एकदम डिसीजन में होना चाहिए हमको कि कितना हमारा रेंज है, कितना हमारा दायरा है, कितनी हमारी लिमिट है कि हमको हिंदी व्याकरण के 200 नंबर का जो हमारा पेपर है उसमें क्या चीज कितने नंबर का। चूंकि इसमें आपको लिमिट पहले से ही दी रहेगी, 25 वर्ड जो है आपको 25 वर्ड लिखने होंगे, जो जैसे व्याकरण की परिभाषा वाला है, तो उसमें आपको 2-3 लाइन का स्पेस मिलेगा। तो स्पेस पहले से ही डिसाइड है कि कितना स्पेस में आपको कितना परिभाषा लिखना है या कितनी बातें लिखनी होंगी। तो चूंकि दायरा हमारा फिक्स है, हमारी जो मेन रूपरेखा है, हिंदी की मेन सिलेबस है, वो इतना है। अब देखिएगा वेटेज देखते हैं तो यह समझ में आता है कि जो सामान्य हिंदी की जो परिभाषा वाला पोर्शन है वो 75 नंबर का पूछा जाता है और लगभग 40% वेटेज कवर करता है। मतलब इसका योगदान सबसे ज्यादा है। और इसमें इसमें और एक शब्द देखिएगा, इसमें, ये आपको बिल्कुल सटीक नंबर दिलवाने वाले होंगे। मतलब इनमें सबसे ज्यादा नंबर कटने की भी संभावना रहती है और सबसे ज्यादा नंबर मिलने की भी संभावना रहती है। तो वेटेज के हिसाब से हमको ज्यादा ध्यान इनमें ही देना होगा। कारण कि ये जो चीजें हैं अपठित गद्यांश वाला, ये हर कोई बनाएगा, क्योंकि हर कोई इसमें एक कहानी लगभग पढ़नी होगी और उसको उसका उत्तर देना होता है। कठिन रहता है भाव पल्लवन और संक्षेपण। इसको तो बिल्कुल हमें खाल खोल के भूसा भर के सिल देना है, इसको इस लेवल का पढ़ना है, क्योंकि ये 20 नंबर है, इसको नहीं गंवाना होगा। इसमें पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि कौन सा आदमी नौसिखिया है और कौन सा आदमी भाव पल्लवन करना जानता है। जिसको आता है भाव पल्लवन करना या कॉपी चेक करने के लिए जब आती है तो देखते ही समझ में आ जाता है कि इसने पहली बार ये काम किया है, इसको भाव पल्लवन करना नहीं आता है। तो इसमें सारा खेल उसी का है। व्याकरण प्रश्नावली वाला पोर्शन का पूरा नंबर मिलेगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। यहां पारिभाषिक शब्दावली 10 में से 5 करना होगा। मुहावरा आपको मुहावरे आएंगे, मुहावरे करना बन जाएगा, वहां पे इनमें ज्यादा थोड़ा बहुत ध्यान देंगे हमको। इसका जो है पूरा नोट्स है हमारे पास, नोट्स को बिल्कुल आपको पूरा रच डालना है, पूरे पेन से अंडरलाइन कर देना होगा।
तो लगभग 105 नंबर का जो ये वेटेज है, इसमें आपको टू द पॉइंट एकदम परिभाषा सटीक जो है हमको आनी चाहिए, तभी इसके नंबर मिलते हैं पूरे। एक बार हम इसका जो सिलेबस है उस पर नजर रखते हैं। अलंकार से आपको पता है कि अलंकार का प्रश्न कितना आएगा, कितने नंबर का प्रश्न हमने बताया है कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर प्रश्न जो है 2-2 नंबर का रहेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे बहुत डेप्थ में भी पूछा जाता है। लास्ट टाइम आपको बता दूं पूछा था लाटानुप्रास किस प्रदेश का अलंकार है, मतलब अनुप्रास के भी अंदर का, और एक बार तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों को भी पूछा जा चुका है। तो मतलब इनको एकदम डेप्थ में पढ़ना होगा हमको। तो अलंकार में परिभाषा वाला जो पोर्शन था वहां भी आएगा, और 5 नंबर का जो अलंकार है शब्द और अर्थालंकार, वहां तो वो 10 नंबर का पूछा ही जाएगा। तो मतलब इसका जो वेटेज है इसको अच्छे से पढ़ना होगा। ट्रांसलेशन देखिए, इस बार ट्रांसलेशन में टिप्पणी ही सीधे पूछ ली थी, जो नोटिंग होती है देख लिया है धन्यवाद, उसी का अनुवाद कीजिए। तो छोटे छोटे अनुवाद थे, बहुत सरल अनुवाद थे। संधि या समास और विराम चिन्ह ये आपको 20 नंबर देने वाले हैं। संधि समास और विराम चिन्ह आपको निबंध लेखन में भी काम आएंगे, पत्र लेखन में भी काम आएंगे। तो इसको जो है इसका परिभाषा, विराम चिन्ह की परिभाषा तो न जाने कितनी बार, विसर्ग संधि के नाम उठा लेते हैं, विसर्ग संधि बताइए, व्यंजन संधि बताइए, स्वर संधि बताइए, दीर्घ स्वर संधि, इनकी परिभाषा पूछती है। अचानक से जैसे आपके सामने आ जाए ना कि अयादि संधि की परिभाषा लिखिए, तो जरा सोचिए क्या लिखेंगे अयादि संधि की परिभाषा में। तो इन सब चीजों को जब तक हम कोरिलेट करके नहीं समझेंगे तो वो अचानक से याद नहीं आएगा वहां पर। प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियां में देखिए, ये 2-2 नंबर का हमने आपको चर्चा भी किया है वहां पे, कि वो जो 10 नंबर वाला वेटेज था ना, वो यही वाला था। यहीं से वो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां से 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो ये वाला पोर्शन था। अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज, यानी ये बताया था आपको 20 नंबर, हर क्वेश्चन जो होगा आपका 4 नंबर का होता है और 5 प्रश्न रहेंगे उसके। ठीक, भाव पल्लवन 10 नंबर का, संक्षेपण 10 नंबर का, पल्लवन का 1/3, 1/3 शब्दों में इसको लिखना होगा। हालांकि इसकी चर्चा तो हम उसमें करेंगे ही। प्रारूप लेखन पेपर नंबर जो 6 का 25 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है। ये आपको ऐसा है कि 25 नंबर में 22-23 नंबर भी दिला देगा, और 25 नंबर में जरा सा इधर का उधर कर दिया, स्वनिर्देश की जगह कुछ और लिख दिया, प्रेषक की जगह कुछ और लिख दिया, पत्रांक की जगह कुछ और भी डाल दिया, तो आपको 25 नंबर में 5 नंबर और 10 नंबर भी दिलाने की क्षमता ये रखेगा। तो इसको तो बहुत अच्छे से महारत हासिल करके इस पे काम करना होगा। ध्यान रखेंगे, आम कभी कभी इससे उठा के सीधी परिभाषा, जैसे पृष्ठांकन की परिभाषा, वो 3 नंबर जो है उसमें भी पूछा गया है कई बार। अनुस्मारक क्या है, वो 3-3 नंबर में। अधिसूचना क्या है, यहाँ एक बात और कि अनुसूचना और राजपत्र यहाँ नहीं लिखा हुआ है, राजपत्र भी होना चाहिए। राजपत्र भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अधिसूचना कब राजपत्र बनती है इनके बारे में जब तक क्लियर नहीं होगा। तो शासकीय पत्र और अर्ध शासकीय पत्र, यानी ड्राफ्टिंग जो है, पत्र लेखन जो है हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए, और ये 25 में से आपको 20-22 नंबर दिलाएगा। तो पेपर नंबर 5 और 6, यद्यपि पेपर नंबर 4 भी, 4, 5 और 6 आपका पूरा डिसाइड करवाते हैं कि आप एसडीएम बनने वाले हैं या एसडीएम नहीं बनने वाले हैं। कारण यह है, ऑफिसर बनने के लिए आपको 4, 5, 6 में स्कोर अच्छा करना बहुत जरूरी होगा। आशा करता हूं कि यह सारा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रतिभावान छात्र जो जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर है या उतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए राव एकेडमी एक जबरदस्त ऑफर लेके आया है आपके लिए। या राव एकेडमी ने आप सबके हित में एक ऐसा काम किया है कि अगर आप जो है अच्छे प्रदर्शन करते हैं, तो आपके प्रदर्शन के आधार पर हमने जो स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है उसकी डेट नोट कर लीजिए, वो है 5 जून। तो 5 जून को आयोजित होने वाली स्कॉलरशिप टेस्ट में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर अपने प्रदर्शन के आधार पर स्कॉलरशिप लीजिए, या अपने फीस में भारी से भारी डिस्काउंट ले सकते हैं। यह ध्यान रखेंगे कि 5 जून को आपको होगा, ये एक टेस्ट होगा जिसमें आपको उसमें भागीदारी निभानी होगी, पार्टिसिपेट करना होगा, और जितने अच्छे नंबर होंगे उतने अच्छे, अप टू 70% ऑफ, यानी जो एमपीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे सभी प्रतिभावान छात्रों से अपील है कि 5 जून को हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में आप बैठिए
और अपने प्रदर्शन के आधार पर ज्यादा से ज्यादा छूट का लाभ उठाइए। सबको नमस्कार, सबको जय हिंद।